डेली बाइट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि आपको पता है, डेली बाइट्स 9 डे नवरात्रि सेशन कंडक्ट कर रहा है, जो कि एक ओपन एंड फ्री मीट है। कोई इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहा है फ्यूचर में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप डेली बाइट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। एंड टेलीग्राम टीचर एडुकेशन रिसोर्स वाला इंपॉर्टेंट है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। फ्यूचर में रिलेटेड जो भी ढंग के काम के अपडेट हैं या कोई भी ओपन सेशन वगैरह हो रहा है, उन सब में ज्वाइन करिए कुछ भी डिस्कस करने के लिए। क्योंकि डेली बाइट्स की ओपन सेशन, अब तक तो आपको पता होगा ओपन का मतलब एकदम कंप्लीट ओपन होता है। वो डायरेक्ट लिंक आता है, रैंडमली सभी ग्रुप्स में भेजा जाता है, डायरेक्टली आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपके डाउट एंड क्वेरी हैं, जब मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर लेता हूं तो उसके बाद आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी डायरेक्टली आप माइक ऑन करके डिस्कस भी कर सकते हैं। डे 1 पर हम लोगों ने EMRS पर बात किया, रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह पर बात किया। डे 2 पर हम लोगों ने अगेन TGT से रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह के रिगार्डिंग समझा। फिर हम लोगों ने प्राइवेट टीचिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह पर कुछ बातें समझने की कोशिश की। फिर BEd एंट्रेंस एग्जाम पर कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर 2 डिग्री वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, वो कैसे लें। फिर पुस्तकालय विज्ञान पर हमने चर्चा किया। और आज के सेशन में हम लोगों को सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET STET के एग्जाम पर बात करना है। इसमें ज़्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत लिमिटेड डिस्कशन की आवश्यकता है। लेकिन कुछ और बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ श्योरली आज के सेशन में शेयर करूंगा। फिर डे 8 को हम लोग जो है जॉब रेडी बिजनेस रेडी स्किल पर बात करेंगे, सॉफ्ट स्किल्स पर बात करेंगे। ये नवरात्रि का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जहां पर हम ऑनलाइन बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगेन 30 सितंबर को डे 9 को हम लोग जो है ऑनलाइन एंड यूट्यूब टीचर वगैरह, जो भी आजकल जो लेटेस्ट टीचिंग के नए नए ट्रेंड चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखिए क्लास, देखो यार, ये सेशन ना ओपन है, फ्री होता है, तो आपको एक सीटेट पर आने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं। देखिए मेरे लेवल पर भी ना ये इजी नहीं होता है कि रेगुलरली रोज मतलब एक सेशन कंडक्ट किया जाए, ठीक है। अगर आप मेरी जगह आके सोचोगे ना तो लिटरली पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में बिजी हो ना, ऑक्यूपाइड हो ना, तो समझ लीजिए उसमें +1 करके मेरे लाइफ में दे दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा कुछ ज़्यादा, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है बिजी और ऑक्यूपाइड आदमी हो, ठीक है। इतना तो खैर आप खुद भी मानेंगे कि अगर आप व्यस्त हो तो थोड़ा सा ज़्यादा मेरे ऊपर जो है एक जिम्मेदारी वाली बात भी है, ठीक है। मान लेते हैं कि आप ही ज़्यादा बिजी हो, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी की जब बात आएगी तो मेरे ऊपर और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, देखने रहती है, करना रहता है। और ऐसा नहीं है कि जो सेशन होता है सभी स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशन पर मीट करता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो देखो यार, पता है किसी भी सक्सेस के लिए ना बहुत बेसिक सा चीज़ है कि कंसिस्टेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर डे 1 पर मैं बोलता हूं कि 9 डे का सेशन होगा, तो उसको कंसिस्टेंट वे में 9 डे पर कंडक्ट करना ना मेरे लिए भी इजी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डे 1 पे मैंने प्लान बनाया और इजीली कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली तो सेशन का टाइम दोपहर में 4 PM से 5:30 PM होता है, ठीक है। यूजुअल कन्वेंशन यही है, लेकिन आजकल देखेंगे 8:30 9 ऐसे हो रहा है। जब साल शुरू होता है, जो साल की शुरुआत में नवरात्रि होती है, जो चैत्र वाली नवरात्रि होती है, उसमें भी 9 डे का सेशन कंडक्ट हुआ था, उसके पहले भी कंडक्ट हुआ था, उसके पिछले ईयर में भी। तो कहने का मेरा अर्थ क्या है कि मेरे लिए भी ना ये प्लान बनाना, कंडक्ट करना और करना आसान नहीं है। आपके लिए भी, आप भी कोई प्लान बनाते हो अपने करियर में, उस प्लान को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, ये सब चीज़ें इतना ईजी नहीं होता है। और तमाम जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, कोई सा भी हो, होली, दिवाली, ईद, रोज़ा, कुछ भी आप सोच रहे हो, एक बात जो आपको समझने की ज़रूरत है कि देखो, रिलीजन का मतलब ये नहीं होता कि हाथ जोड़ के भगवान के सामने भीख मांगने लगे और व्हाट्सएप पर स्टेटस शेयर कर रहे हैं। नवरात्रि में खूब स्टेटस शेयर हो रहा है, और उसी तरह जो है कोई मुस्लिम फेस्टिवल है तो वो लोग अपना अलग शेयर कर रहे हैं, अल्लाह इज़ द रियल ट्रूथ, और ये वो दुनिया भर का चल रहा है। देखिए ये सब आपको लाइफ में बना है अपने आप को बेहतर करने के लिए। अपने आप के लाइफ में कुछ बेहतर चीज़ों का डेडलाइन ऐड करिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मतलब करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, तो आप इस डेडलाइन को सेट करो कि इन 9 दिनों में मैं ज़रूर करूँगा उस चीज़ को, ठीक है। वो जो रिलीजियस लाइन बना है उसके साथ चलेंगे, ठीक है। मे बी क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि मैं बहुत रिलीजियस ना हूँ, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि मैं बहुत रिलीजियस ना हूँ, और हो सकता है कि मैं बहुत फूडी टाइप का भी हूँ, क्योंकि फूड में कुछ छोड़ना भी है, ये मुझे मतलब मेरे सेंसेस भी अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा चिली पनीर हो गया था, ठीक है, चिली पोटैटो भी लाए हो तो दे ही दो थोड़ा सा, ठीक है, साथ में, ठीक है, कुछ आइसक्रीम वाइसक्रीम भी कर ही दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पॉज लगा देते हैं, लेकिन हाँ जरूर एक चीज़ मतलब कोई ज़रूरी कि मैं बहुत रिलीजियस ही हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हो सकता है कि अच्छा ठीक है, रिलीजन के बहाने ही कुछ दिन बहुत सारे फूड आइटम्स पे आप कंट्रोल करिए। बॉडी भी डिटॉक्स होती है, माइंड भी डिटॉक्स होता है, कंट्रोलिंग हैबिट बढ़ता है।
तो कहने का मतलब है कि कहीं से आपको चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा इम्प्रूव करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रिलीजन, पर्सनल टू प्रोफेशनल लाइफ। आप उसको एज अ टूल यूज़ करो अपने लाइफ में, ना कि हर दिन मंदिर में जाके फैल गए भीख मांगने के लिए, एकदम सीधे जाके हे भगवान, गरीब को बाहर, आपको याद है ना 5 रुपये दिया था, आपको पता है ना हमको 5 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। तो लोग ये सब डील करते हैं, गरीब को भी 10 रुपये देते हैं तो डीप डाउन दिमाग में रहता है कि ऊपर वाला देख रहा होगा, क्या पता हमको जो है 10 का 1000 मिले, 10 रुपये खर्च करके 1000 रुपये का डील एक्सपेक्ट करता है आदमी, ठीक है। तो लेट्स नॉट फूल आवर सेल्फ, मतलब हम लोग खुद को बेवकूफ़ ना बनाएं। किसी भी कार्य को कर रहे हैं हम तो बहुत ही शेड्यूल्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में हम चीज़ों को लेकर बढ़ें और अपने लिए टारगेट सेट करें कि अच्छा ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है, और आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहते हो, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आज मैं कोई प्लान बनाता हूं, मैं किसी प्लान पर काम शुरू किया, ठीक है, तो वो काम चलना शुरू होगा प्लान के हिसाब से, शुरू किए मोटिवेटेड थे, बीच में जानते हो फिर ऐसा फेज आ जाता है बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर कोई मौका आया, यार नेक्स्ट 10 डे नेक्स्ट 9 डे लगातार मुझे इस चीज को करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें काम लीप फ्रॉग होता है, फिर धीरे धीरे उसमें रिजल्ट बेहतर मिलने लगता है, तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन और फोकस बनता है, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट ना आप हमेशा अपने इस माइंड में अपने इस चीज़ को रखिए, और बेहतर करने का मेरा सेंस केवल पढ़ाई से नहीं है, पढ़ाई केवल बेहतरी नहीं है, वो डिग्री में 90%, 80%, 70% कहीं से सर्टिफाई नहीं करता है कि आप अगले से कम इंटेलिजेंट हो या ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इंडिया में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा बेसिक रीज़न यही है, क्योंकि एक बच्चा 12th पास करता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो एक तरह से कहीं ना तो कहीं उसके दिमाग में सरकारी नौकरी का फॉर्म है, सरकारी नौकरी रहता है, तो उस सरकारी नौकरी के नाम पर वो 2 साल बीएड करता है, 2 साल पीजी करता है, 3 साल ग्रेजुएशन करता है। कहने का मतलब उस सरकारी नौकरी के लिए अपने आप को एलिजिबल बनाने के लिए 5 साल 7 साल धोखे से धक्के से जैसे तैसे करके देता है, लेकिन कुछ भी अपने दूसरे आइडिया पर काम करेगा ना तो उसको महीने भर में रिजल्ट चाहिए, उस एडुकेशन के नाम पर लाखों रुपए खर्च करेगा, लेकिन अगर खुद के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 2 रुपए खर्च करना रहेगा तो उसको लगेगा बहुत ज़्यादा है, पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, फेल हो जाएंगे। तो पता है कहीं ना तो कहीं हमको ना थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर आत्मचिंतन करने की ज़रूरत रहती है। और ये जो डेली बाइट्स के जो 9 डे सेशन है वो तमाम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते करते ही डे 8 डे 9 पर जॉब रेडी स्किल का सेशन जो है इसीलिए रखा गया है। एंड लास्ट ईयर जो सेशन हुआ था उसमें सिर्फ जॉब रेडी स्किल पर एक सेशन था, इस बार एक सेशन इसलिए बढ़ाया गया है कि देखो यार इंडिया में जिस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये आप जितना जल्दी समझ जाइए कि किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है उतना बेहतर है, ठीक है। आप सरकार के भरोसे बैठे मत रहिए, सरकार का भरोसे बैठे रहने का मतलब कि गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग बात हो रहा है। और मोटिवेशन वगैरह कुछ काम करने का भी ना एक उम्र तक ही रहता है, जितना जल्दी आप सेट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस उम्र में अगर आपको किसी से आशिकी हो, मान लीजिए 18 19 20 21 22 23 24 भी कह लीजिए, इस उम्र में अगर किसी से आशिकी हो तो गजब का मोटिवेशन रहता है, लेट नाइट पूरा आदमी जग के बात कर सकता है, मैसेजेस का रिप्लाई कर सकता है, चैट, घर में रिस्क ले सकता है, 4 झूठ बोल सकता है, कॉलेज के नाम पर उससे मिलने जा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। लड़का भी काम धाम छोड़कर मतलब गजब का, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ठीक है। मतलब देखिए गजब की ऊर्जा रहती है। सोचिए वो आशिकी अपने काम से हो जाए, वो पागलपन वो बेशर्मी अपने काम के लिए हो जाए, तो उससे बेहतर तो फिर कुछ है ही नहीं, ठीक है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चेक इन चेकआउट कहीं कर रहे हो तो वो गलत है, मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस कह रहा हूँ कि जो लाइफ में आपको एक ये सब जो सारा प्रोफेशनल काम मिला है, फ्यूचर में जितना भी मोटिवेशन डोपामाइन आपको मिलेगा ना वो आपके काम से ही मिलेगा। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं कभी बहुत डिमोटिवेटेड फील करता हूँ, बहुत डिस्ट्रैक्टेड महसूस करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें यार ये मैस वो मैस, मैं सिर्फ एक जगह आके बैठना पसंद करता हूँ, अपने ऑफिस में अपने चेयर पे, ठीक है। चुपचाप सब चीज़ें रख देता हूँ, ऑर्गेनाइज करता हूँ, वापस से नए सिरे से देखता हूँ, बोर्ड पर वापस से सारी बातों को लिखता हूँ, क्या करना है क्या नहीं हो पा रहा है, क्या चीज़ें मुझे हैं जो इस तरह का एंग्जाइटी फियर दे रही हैं, तो वो सारा बात मैं लिखता हूँ। कहने का मतलब है खुद को फिर से सॉर्टेड करता हूँ, ठीक है। और हाँ, वो जो 20 साल पर किसी के लिए विशेष मोटिवेशन रहता है,
ऐसा नहीं कि उन सब चीज़ों से मेरे जैसे लोग परे हैं, ठीक है। इट जस्ट कि मतलब कुछ चीज़ें प्रायोरिटी में थोड़ा सा सॉर्टेड रखे हैं कि भाई नहीं नहीं, जब ये अपने काम से रिलेटेड बात आएगा तो इस पर समझौता नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे अब ये ओपन सेशन ही है, तो ये तो चल रहा है, ये तो आपके सामने है, ठीक है। तो आप अगर इस चीज़ को समझिए कि अगर वो प्लान बना रहा है, ऑर्गेनाइज वे में किया जा रहा है, तो आप भी साथ के साथ प्लान बनाते रहिए, कुछ कुछ अपने पर्सनल लाइफ में टारगेट दीजिए। और प्लीज़ वो सारी चीज़ें मैं आपको वापस से सजेस्ट करूंगा कि जो आप तैयारी करते हो किसी गवर्नमेंट जॉब का, जो आप पीजी बीएड एक साथ 2 डिग्री लेने का कोशिश, बीए बीएससी, जितना तिकड़म ताम झाम हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, जितना आदमी दिमाग लगाता है, ये जो 9 दिन 15 दिन जहाँ पर कुछ आप दे रहे हो, तो प्लीज़ ये उस काम के लिए ना हो, क्योंकि उसके लिए तो आपने उम्र ही अपना डेडिकेट कर दिया है। लोग मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर ऐसे ऐसे जगहों पर बैठे हुए हैं, 3 साल 5 साल से तैयारी ही कर रहे हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इस बात से कनेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन कभी आप जाइएगा मुखर्जी नगर वगैरह साइड में, 5-5 साल से बच्चे वहीं पंचवर्षीय योजना बन गया है। मतलब जवानी का एक इतना पीक टाइम जो है इस काम में देना किस हद तक जायज़ है नहीं जायज़ है एक डिबेटेबल मुद्दा है, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट तक ही जायज़ होती है। जैसे मान लो प्रिपरेशन कर रहे हो 2 साल 2.5 साल, ये सारी चीज़ें दिया पर्याप्त है। और देखिएगा, जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इन सारी चीज़ों पर बात करते हो, तो मैं कहीं आपसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये आपको एमए नहीं करना है, ये आपको बीए नहीं करना है, एमएससी नहीं करना है, बीएससी नहीं करना है, बीकॉम नहीं करना है, बीएड नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। डिग्री तो आप लेंगे ही, क्योंकि डिग्री के नाम पे जब आप पढ़ाई करते हो, कॉलेज जाते हो, 4 किताबें उठाते हो, तो समझ डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन क्या करना है ये भी आप अपने लिए चीज़ें सेट करो तो बेटर रहेगा, ठीक है। जो आप ये सारी चीज़ें अपने लिए कुछ बेहतर ढंग से सेट करते हो, ऑर्गेनाइज्ड करते हो, तब जाके चीज़ें बेटर होती है, तब जाके कुछ चेंज आ पाता है। और किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए रिसेंटली जॉब रेडी स्किल का लेवल 2 वाला भी सेशन कंक्लूड हुआ, तो मान लो सेशन की शुरुआत में जितने बच्चे थे, तो 15 दिन तक बहुत सारे लोग आते हैं, आते क्यों? क्योंकि फ़ी दिए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद सिर्फ वही बच्चे आते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। और मैं देख रहा था कि जब शुरुआत में सेशन शुरू हुआ तो हर बच्चा कनेक्टेड नहीं फील हुआ करता था, लेकिन जब कंप्लीट किए हैं हम, तो अब ऐसा है कि मेरा सेशन 10 दिन कंप्लीट हुए हो गया है, तो सर वो मेरा वाला ब्लॉग आपने नहीं देखा, सर वो मेरा वाला वीडियो नहीं देखा आपने। जो बच्चे ऐसा है जो कैमरे के सामने कभी आके नहीं कर सकते थे, वो 1 महीने लगातार आ रहे थे 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 आ रहे थे। एक दिन ऐसा होगा जिसके सूरज आप होगे, एक दिन होगा जो आपको कर गुजरोगे जो आप नहीं करते थे, ठीक है। वो बदलाव को आप एक्सेप्ट करोगे जो चीज़ आप नहीं करते हो। जैसे दिल्ली बैट्स की वेबसाइट पर मैं देख रहा था अभी एक कैंडिडेट को ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए दिया गया, तो बहुत अच्छे से उसने ब्लॉग बनाया है। तो मैं देख रहा था कि अच्छा, वो मेरे को शुरुआत में कहती थी कि सर अभी हमको उतना मोटिवेशन नहीं आ रहा, लेकिन करते करते उसको लग रहा है कि जो है अच्छा हम ये भी सीख सकते हैं, हम ये भी सीख सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, जब तक आप उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक जो है चीज़ें चेंज नहीं होंगी आसानी से, ठीक है। तो ज़रूरी ये है कि हम कंसिस्टेंट रहें। और जब भी आप करियर में इस तरह का प्लान बना रहे हो, तो मतलब करियर में प्लान का मतलब सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई का प्लान नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई का प्लान नहीं है, ठीक है। जैसे दिल्ली बाइट्स काम करता है, तो हम लोगों का प्रिपरेशन क्लासेस सबसे ज़्यादा बीएड के ही रिगार्डिंग होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी का सब कुछ हम केवल बीएड के रिगार्डिंग कर रहे हैं, नहीं। ओपन सेशन में सिर्फ 1 दिन बीएड के लिए है, सिर्फ 1 दिन बीएड के लिए, क्योंकि बाकी के साल भर तो हम कर ही रहे हैं यार, ठीक है। बाकी के तो साल भर हम कर ही रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जॉब रेडी, क्या हम सीखें क्या हम करें उस पर भी चर्चा करना है। बाकी थ्रू आउट द ईयर तो हम कर ही रहे हैं। तो उसी तरह आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थ्रू आउट द ईयर तो आप वो सब कर ही रहे हो। कोशिश करिए कि कुछ मतलब एक्स्ट्रा डेज में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करें, और जिस तरह से मेरे पास समय का चैलेंज रहता है वैसे ही आपके पास भी रहता है। तो बस कोशिश करिए कि उसमें से थोड़ा सा हम समय निकालें और अपने लाइफ में कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करें जो हम वैल्यू ऐड करें। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ एआई वगैरह का यूज़ करते होंगे केवल असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट करने के लिए। देखो यार, तुमको खुद बुरा फील होना चाहिए कि मेरे लाइफ में ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि उसको हम ढंग के काम में यूज करें। हम कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, हम असाइनमेंट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, और आपको ही पता है कि वो सही नहीं है, ठीक है, लेकिन तुरंत में पल्ला झाड़ने के लिए हम वो चीज़ कर रहे हैं। आपको स्वयं से होना चाहिए कि भाई यार, हाँ यार सीरियसली मेरे पास ऐसा कोई काम ही नहीं कि हम ढंग के काम में उस चीज़ को यूज़ करें।
आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, आपको ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि यार यार कुछ तो मेरे पास ऐसा हो कि ढंग के काम के लिए हम यूज़ करें। ठीक है, कुछ तो ऐसा हो। तो आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इंस्टा यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, आप कुछ इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ करो कि जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करे। इस उद्देश्य के साथ आप करोगे तो चीज़ें थोड़ा चेंज होंगी। और ये मैं बार बार इसलिए अपनी सभी सेशंस में बातें दोहराता इसलिए हूँ क्योंकि देखो यार, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे जो बहुत सो कॉल्ड पॉपुलर टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो पॉपुलर केवल इसीलिए किसी बहुत बड़े गवर्नमेंट एग्जाम को तैयारी कराते हैं। बात बस इतनी सी है। और मेरा ये कहना है कि वहाँ 100 में 1 सीट है, 100 में 1 सीट है, तो तुम कितना भी मेहनत करोगे सेलेक्ट कोई एक ही होगा। तो बाकी के 99 खाली तो बैठने के लिए डिसाइड किए नहीं है। ये थोड़ी ना कि जवानी के एक एक दिन तुम उसी में देते रहोगे, एक एक साल उसी में देते रहोगे। ठीक है, कहीं पर तो आप ब्रेक लगाओगे ना। और ये बात फीमेल्स को और ज़्यादा जल्दी कैच करने का ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जैसे ही 25 से ऊपर आप होगे ना, तो तुम चाहे जितना भी बोलो, नहीं नहीं सर मेरे घर में मैरिज का इतना प्रेशर नहीं है। हाँ, नहीं प्रेशर है तो बात तो करते हैं ना अगल बगल बैठ के कि अब इनका शादी करना है, बेटी चली जाएगी, ये है, अब तुम भी कुछ कर लो। तो ये जो बात है तुम्हारे काम से हटके तुम्हारे ऊपर मानसिक प्रेशर तो क्रिएट करता ही है कि रिजल्ट जल्दी प्रोड्यूस करना है। ठीक है, फीमेल के पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि पंचवर्षीय योजना बनाए, लेकिन वो ये भी ना रोए कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो फिर भी शादी हो जाएगा। जो पंचवर्षीय योजना लड़का बनाया उसका क्या। ठीक है, आपके लिए तो फिर भी कोई गधा होगा जो एक दिन घोड़े पर आएगा। ठीक है, वो तो एक अलग मसला है। ठीक है, तो देखो मतलब दोनों के अपने अलग चैलेंजेस है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी हम इन चीज़ों को रियलाइज़ करें। ठीक है, क्योंकि जैसे ग्रेजुएशन है, बीएड है, पीजी है, सीटेट है, ये सब में ना एक ठीक ठाक समय भी लगता है। ठीक है, और वो ठीक ठाक समय देने के बाद अगर रिजल्ट तुरंत प्रोड्यूस ना हो तो वो अलग प्रेशर क्रिएट करता है माइंड पर। तो मैं ये बातें बस आप लोगों को शुरुआत में इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा आ जाते हैं जो टॉपिक ऑफ द सेशन है, जहाँ पर हमको सीटेट के रिगार्डिंग बात करना है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बात करना है। तो कुछ बेसिक सा बातें समझ लेते हैं कि बेसिकली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम होता क्या है। इट विल हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स। हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्ज़ाम के डोमेन और डायनामिक्स को समझते हैं कि बेसिकली है क्या, क्यों होता है, ठीक है, क्या सारी चीज़ें हैं। देखिए, एक रहता है कि भाई हाँ सीटेट है क्या, होता क्यों है। देखिए यार, ये एक इस तरह का एग्ज़ाम है, एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ठीक है, ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या होता है। देखो यार, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम होता है ना जहाँ पर मेरिट बना के आपको रिजेक्ट नहीं करना होता है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में होता क्या कि एक मिनिमम मार्क्स सेट कर दिया जाता है। लेट से 100 में जितने बच्चे 40 नंबर पाएंगे सब पास हैं। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ठीक है, जितने 40 पाएंगे सब पास हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल 10 सीट है, अब चाहे 1000 लोग फॉर्म फिल किए हों, चाहे 10,000 लोग फॉर्म फिल किए हों, केवल 10 ही पास होंगे। अगर जब बात सीट की आती है, मान लो कहीं पर 10 सीट है, तो चाहे 1000 अप्लाई करें, चाहे 10,000 अप्लाई करें, कितने पास होंगे? केवल 10। ठीक है, लेकिन अभी मैं कहूँ क्वालिफाइंग एग्जाम है कि जितने बच्चे आउट ऑफ 100 जो है 30 मार्क्स पाएंगे सब पास हैं। तो हो सकता है 1000 में 700 लोग पास करें, और हो सकता है कि जो है 10,000 में जो है 7000 लोग पास करें। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम में जितने लोग आउट ऑफ 130 पाएंगे सब पास हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोग। तो ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम होता है ना, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, सिर्फ इसको पास करना जरूरी है। ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, सिर्फ इसको पास करना जरूरी है, इससे ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन है क्या, पहले क्या होता था, जब लोगों को टीचर बनना होता था तो लोग कहीं से भी अपना डिग्री ले आते थे। एक ऐसे कॉलेज से डिग्री लाते थे जहाँ स्ट्रीट डॉग या कह लीजिए सड़क पर चलने वाला कुत्ता भी घूमने नहीं जाता था। लिटरली ये ट्रूथ है। इस बात को ना बहुत उसमें वैसे मत लिया, ऐसे ऐसे गांव में कॉलेजेस खोले हुए थे जहाँ कोई जाता ही नहीं था। लोग वहाँ से क्या करते थे, बीएड का, डीएलएड का, बीटीसी वगैरह का अपना डिग्री ले आए और जाके टीचर के लिए अप्लाई कर दिए, कच्चा पक्का लेन देन करके सेलेक्ट भी हो गए। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार बीएड के कॉलेजेस को बहुत ज़्यादा रोका नहीं जा सकता है, इनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंप्रूवमेंट पर काम नहीं कर सकती है। क्यों? अब देखो, राजनीति में तो नहीं जाना है, लेकिन उसके पीछे भी रीज़न ये है कि भैया ये कॉलेज है किसका। जो तमाम बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज हैं तो देखोगे उन्हीं के छोटे मोटे नेताओं का ही है
ठीक है, तो भाई ऐसा तो करेंगे नहीं कि कल को कह देंगे नहीं नहीं कॉलेजेस को ठप करो, ये तो कर नहीं सकते हैं। तो इसके बाद इन्होंने एक फ़िल्टर लगा दिया कि तुम बीएड किए हो या तुम डीएलएड किए हो या तुम बीटीसी किए हो, जेबीटी किए हो, कुछ इस तरह का तुमने डिग्री ले रखा है, तो तुम जॉब के लिए तब एलिजिबल होगे जब ये जो वॉल बना हुआ है, ठीक है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का वॉल है, ठीक है, इस सीटेट को जब आप पास करोगे तभी आप जॉब के लिए एलिजिबल होगे, चाहे आप अपना डिग्री कहीं से ले आ रहे हो। क्योंकि डिग्री 3-5 वाली जगह से लाओगे तो पास करने में आपको दिक्कत होगा, चाहे क्वालिफाइंग एग्जाम है, बहुत लोग इसी को पास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, चाहे क्वालिफाइंग एग्जाम है, बहुत लोग इसी को पास नहीं कर पा रहे। तो जॉब के लिए सीटेट देना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। जब ये एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, केंद्र सरकार करवाती है, जब ये एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, केंद्र सरकार करवाती है, जब पैन इंडिया लेवल पर होता है उसको हम सीटेट कहते हैं। और फिर होता है स्टेट टीईटी, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, जो आपके पर्टिकुलर स्टेट में होता है, जैसे बिहार टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, जे टेट, झारखंड टेट, ये जो होता है ना, ये आपके स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम होता है, ठीक है। बस सीटेट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, पैन इंडिया लेवल पर सेंट्रल स्कूल वगैरह में इसकी एलिजिबिलिटी बेसिकली रहती है। तो सिंपल सा सीटेट में होता क्या है कि बेसिकली प्राइमरी लेवल पर अगर आपको टीचिंग जॉब करना है, क्लास 1 to 5 आपको टीचिंग जॉब करना है, तो हम मान के चलते हैं कि यूजुअली अगर आप 12th पास हो या कुछ केसेस में ग्रेजुएशन भी होता है, तो आपने डीएलएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, जेबीटी, ये सब आपने लिया होगा, तो बेसिकली डिप्लोमा स्तर का अगर आपने डिग्री लिया होगा, तो होता क्या है कि आप सीटेट का पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल होते हो, और आपको सीटेट का पेपर 1 ही देना होता है बेसिकली, ठीक है, तभी आप टीचर बन सकते हो, आप सीटेट का पेपर 1 ही दोगे। तो देखिए क्राइटेरिया क्या है, यूजुअली होता क्या है, डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी करने के लिए होता क्या है कि उत्तर प्रदेश में कोई बीटीसी कर रहा है तो बीटीसी करने का क्राइटेरिया उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बीटीसी करने का क्राइटेरिया क्या होता है, ग्रेजुएशन, ठीक है। दिल्ली में डीएलएड करने का क्राइटेरिया क्या होता है, 12th पास, ठीक है। जब आप डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी इस तरह का कोई डिग्री करते हो तो आप सीटेट का पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और आपको सीटेट का पेपर 1 ही देना होता है टीचर बनने के लिए। जब आप सीटेट का पेपर 1 देते हो तो आप प्राइमरी का टीचर बनते हो, क्लास 1 to 5 का टीचिंग जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसीलिए लिखा है अबव इज नो गारंटी टू जॉब, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको पास करना जरूरी है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है तो सीटेट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट करवाती है तो आपकी जो भी स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी उसको हम एस्टेट कहते हैं। फिर उसी तरह टीजीटी लेवल पर होता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, क्लास 6 to 8 के लिए होता है। यहाँ पर सीटेट का पेपर 2 आपको देना पड़ता है टीजीटी का टीचर बनने के लिए। हाँ, तो डिग्री कौन सी चाहिए, बीएड चाहिए। बीएड की अमूमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, ग्रेजुएशन, कि बेसिकली बीएड करने के लिए आप ग्रेजुएशन तो रहते ही हो, चाहे तुम बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करो, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन तो तभी करोगे ना जब ग्रेजुएशन है। तो कहने का मतलब है कि बीएड करने के लिए आप ग्रेजुएट हो तब आप सीटेट का पेपर 2 देते हो, जिससे कि आप टीजीटी लेवल पर टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगेन आप सीटेट पास करते हो तो अबव इज नो गारंटी टू जॉब, ये महज एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। उसी तरह फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनते हो, क्लास 11 to 12 के टीचर को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट रहते हो, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट रहते हो वहाँ पर आप पीजीटी का टीचर बनते हो। लेकिन पीजीटी का टीचर बनने के लिए यूजुअली कोई भी सीटेट का क्राइटेरिया नहीं होता, कोई सीटेट का एग्जाम नहीं देना होता। आपके पास पीजी है प्लस बीएड है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एंड अगेन अबव इज नो गारंटी टू जॉब, यू आर जस्ट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है, वेन एवर वैकेंसी इज अनाउंस्ड। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है सीटेट का, सेंट्रल लेवल पर हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है तो वो सीटेट कहला रहा है, स्टेट गवर्नमेंट करा रही है तो एस्टेट करा रहा है। अगेन जॉब कैसे मिलेगा इसके बाद, देखो यार जॉब का क्या है ना, जब आप ये सब ऊपर का डिग्री कर लोगे, लेट से तुम 12th पास हो, तुमने डीएलएड कर लिया, सीटेट का पेपर 1 पास हो, तब जाके कल को कोई वैकेंसी आएगी, एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे, डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी तब आपका सिलेक्शन होता है। इतना सारा कुछ तो केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टीजीटी का टीचर बनना है, इतना सारा कुछ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, सीटेट का पेपर 2 पास हो तब टीजीटी की जॉब आएगी तो आप अप्लाई करोगे। उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट हो, बीएड हो, मतलब सीटेट इसमें नहीं रिक्वायर्ड होता, इतना कुछ है, तब आप पीजीटी की वैकेंसी आएगी तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये जो सीटेट का एग्जाम है ना, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इस क्वालिफाइंग एग्जाम को पास कितना करना होता है, चाहे तुम पेपर 1 दो सीटेट का, ठीक है, चाहे आप सीटेट का पेपर 1 दो,
चाहे तुम सीटेट का पेपर 2 दो, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम में मार्क्स कितना चाहिए होता है? आउट ऑफ 150 जितने लोग 90 पाते हैं सब पास है, जितने लोग 90 पाते हैं सब पास है। और रिजर्व कैटेगरी में यही मार्क्स कितना होता है? 82, जितने लोग 82 पाएंगे सब पास है। और जनरल कैटेगरी में जितने 90 पाएंगे सब पास है। क्वालिफाइंग एग्जाम है। बस एक बात जो आपको ध्यान रखना, अगर तुम कैटेगरी से पास करते हो और कल को कोई इंटर स्टेट जॉब आती है तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि दूसरे स्टेट में तो आप जनरल काउंट हो गए, ठीक है। तो जरूरी ये है कि 90 मार्क्स पाके पास करिए, चाहे आप किसी कैटेगरी के भी हो तो क्यों ना। तो आउट ऑफ 150 जितने भी कैंडिडेट 90 मार्क्स पाते हैं सब के सब सीटेट के एग्जाम में पास होते हैं। जो गवर्नमेंट का डेटा है, पेपर 1 देने के बाद 74% कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट फेल हो जाते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट फेल हो जाते हैं। जिसको लोग कह रहे हैं क्वालिफाइंग एग्जाम बहुत आसान है, उसमें फेल हो जाते हैं। पेपर 2 में ऑलमोस्ट 82% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। ये कौन कह रहा है? ये सीबीएसई कहती है जब सीटेट का पेपर हो जाता है डेटा रिलीज करके। तो पेपर 1 जब पिछली बार हुआ था 74% कैंडिडेट फेल हो गए थे, पेपर 2 हुआ था तो 82% कैंडिडेट फेल हो गए थे। तो अगर किसी को लग रहा है कि सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है और आप हल्के में उठा रहे हो, हाँ हो सकता है, जरूर कुछ लोगों के लिए हल्का है, कुछ लोगों के लिए बहुत हल्का है, पास भी कर रखे होंगे, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ 82% लोग फेल हो जाते हैं। समझना आपको ये चीज़ है कि 82% लोग उसमें फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमको 2 पेपर देखने के लिए मिल रहा है, पेपर 1 पेपर 2। इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं कि पेपर 1 पेपर 2 क्या है, फिर हम आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर आएंगे। किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट एंड क्वेरी होगा तो आप अपना हैंड रेस करके छोड़ दीजिए, ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। तो थोड़ा आ जाते हैं पेपर 1 पेपर 2 पर। देखो, जब आपको क्लास 1 to 5 का टीचर बनना होता है तो बेसिकली आप प्राइमरी स्टेज के टीचर बनते हो, ठीक है। पेपर में जो आपको 5 अलग अलग सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं, एक तो सीडीपी है, फिर लैंग्वेज 1 कंपलसरी, लैंग्वेज 2 कंपलसरी। तो लैंग्वेज 1 में आप क्या चूज़ कर सकते हो? अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो यहाँ पर आप इंग्लिश चूज़ करो, और लैंग्वेज 2 आप हिंदी चूज़ करो, ठीक है। अब तुम समझना, ये ऐसा मत समझो कि यहाँ पर लैंग्वेज 1 में तुमने हिंदी चूज़ कर लिया और यहाँ पर इंग्लिश चूज़ कर लिया तो एक ही बात है। एक ही बात नहीं है भाई, ये एक ही बात नहीं है। जब आप सीटेट का फॉर्म फिल करेंगे तो इस बात को ढंग से ध्यान रखेंगे कि वो एक ही बात नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश फिल करिए, लैंग्वेज 2 आप हिंदी फिल करिए। अगर आप कोर हिंदी मीडियम के हैं तो लैंग्वेज 1 आप हिंदी फिल करिए और लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश फिल करिए, क्योंकि वो एक ही बात नहीं है। क्या डिफरेंस है उस पर कभी और चर्चा करेंगे, पेडागॉजी कंटेंट एरिया में क्वेश्चन में डिफरेंस पड़ता है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि वो एक ही बात नहीं होता है। उसी तरह फिर आपको पेपर 1 में मैथमेटिक्स का सेक्शन अलग देखने के लिए मिल जाएगा और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सेक्शन आपको 2 अलग देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये तो पेपर 1 का स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरह जब आपको क्लास 6 to 8 का टीचर बनना होता है एलिमेंट्री स्टेज का, तो बेसिकली आप पेपर 2 देते हो। पेपर 2 में देखोगे यहाँ पर भी आपको सीडीपी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको सीडीपी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज 1 कंपलसरी, लैंग्वेज 2 कंपलसरी, एकदम पेपर 1 वाला सिमिलर आपको दिखेगा, ठीक है। फिर अब क्या होता है, यहाँ पर आप चूज करोगे, ध्यान देना, अगर आप लैंग्वेज साइड से हो या आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप मैथ साइड से हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जो बच्चा मैथ साइंस वाला है वो ये वाला चूज करेगा 60 क्वेश्चन। बाकी के सारे बच्चे सोशल स्टडीज या सोशल साइंस चूज करते हैं, ये वाला 60 क्वेश्चन चूज करेंगे, ठीक है। देख रहा ना ऊपर 30 30 30 90 90 + 60 हो गया 150। तो इन दोनों में से कोई एक आप चूज करोगे, या तो ये वाला 60 चूज करोगे या तो ये वाला 60 चूज करोगे। कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स एंड साइंस लोगे, या तो अगर आप मैथमेटिक्स एंड साइंस के नहीं हो तो आप सोशल स्टडीज ही लोगे, यही आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। कि या तो आप मैथ्स एंड साइंस के हो तो या तो आप मैथ्स एंड साइंस लोगे, और अगर आप मैथ्स एंड साइंस नहीं ले रहे हो तो आपको सोशल साइंस सोशल स्टडीज ही लेना है, यही नॉर्म्स है, यही कंपल्शन है, ठीक है। पेपर 1 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज। बड़ा ही बेसिक सा मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलता है। तो सीटेट एक महज एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जो पेपर 1 पेपर 2 का क्राइटेरिया होता है। किसी को अगर पेपर 1 पेपर 2 क्राइटेरिया वगैरह पर कुछ डाउट होगा तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आपको माइक ऑन करने का फैसिलिटी दे दिया जाएगा। अभी आप किसी भी कैंडिडेट को डाउट होगा तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। फिर पेपर 1 पेपर 2 में जो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, जो सेक्शन वाइज क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होती है और ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। बस एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर क्वालिफाइंग एग्जाम है
तुरंत में इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि आप 150 में 90 मार्क्स पाके पास हुए हैं या 100। लेकिन भाई एक बात तो ज़रूर है, जो बच्चा 125 पाके पास हुआ है और जो 95 पाके पास हुआ है, दोनों के नॉलेज में बहुत अंतर है। और कल को कोई टीचिंग जॉब का एंट्रेंस एग्ज़ाम आएगा ना, वो जो अंतर है वो आपको दिख जाएगा। इसलिए अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो आप सीरियस नोट पर दीजिए कि आपको अधिक से अधिक उसमें मार्क्स स्कोर करना है, इस स्पिरिट के साथ आप जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम में 90 पा जाएं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ा रहे होंगे, सिखा रहे होंगे, अरे बस तुमको 90 पाना है। अरे नहीं यार, आप 130 पा के पास हो आपके नॉलेज में, और नॉर्मल कोई बच्चा 90 पा के पास है, दोनों के नॉलेज में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जैसे जैसे मार्क्स ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे बड़ा ही स्टिफ कॉम्पिटिशन रहता है। 135 पर पूरे इंडिया में गिनती के 100 लोग भी नहीं होंगे, लेकिन 115 पर हजारों से ऊपर होंगे। बात यह है, तो कोई 125 130 पा रहा है तो वो आपको फर्क भी दिखेगा। ठीक है, हाँ जी। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग निकिता जी, बताइए। हाँ सर ये जो सीटेट का पेपर 2 है, इसमें कहीं कहीं लाइक 6 to 8 लिखा हुआ है, लेकिन टीजीटी टीचर तो अप टू 10th क्लास तक को पढ़ा सकते हैं। तो मेरा यही डाउट है कि सिक्स टू प्रमोशन एट्थ हम प्रमोशन एलिजिबल 6 to 8 हम एलिजिबल होंगे या फिर 10th क्लास तक के? 6 to 8 तक आप एलिजिबल होती है। अमूमन वैकेंसीज 9 10 की नहीं आती है। ठीक है, अमूमन वैकेंसीज 9 10 की नहीं आती है। ठीक है, अमूमन कुछ कुछ जगह पर आती है, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वैकेंसी 6 to 10 तक की ही आती है। सॉरी, 6 to 8 तक की आती है। एक रिक्रूटमेंट जो होता है 6 से 8 तक का होता है। ठीक है, जब आप स्कूल में जाते हो तो ऑटोमेटिक रहता है कि कोई 9 10 तक का टीचर है, या पीजीटी वाले को उसमें भेज दिया, या कल को प्रमोशन हुआ, वो दूसरे तरह से चलता है। और 9 10 का अमूमन रिक्रूटमेंट नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जैसे बिहार वाला का एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो वहाँ हो रहा होगा, वो एक सेपरेट मसला है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वाला। अदरवाइज टीजीटी का मतलब 6 to 8 ही है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। यस, नियॉन, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, नियॉन जी, नियॉन। सर अभी आप स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे क्या? हाँ जी जी, बताइए, बिल्कुल बैठे हैं उसी के लिए। सर उसका जो पेपर 1 सोशल साइंस का है, और आप देख लिए होंगे सर, उसका सब्जेक्ट वाइज वेटेज आप बता सकते हैं? नहीं नहीं, आप स्टेट, बिहार स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसका तो फॉर्म अभी फिल हो रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, बिहार स्टेट का जो सिलेबस वगैरह है उसमें मैं नुपुर मैम को बोल दूंगा, वो आप लोग के साथ एक सेशन कंडक्ट कर लेंगे, सिलेबस वगैरह पर डिटेल में समझा देंगे वो। ठीक है, आप ठीक इन है। स्पेसिफिक बिहार स्टेट पे बात करना चाह रहे हैं ना? जी जी। ठीक है ठीक है। सीटेड हो गया मेरा। ठीक है, मैं समझ गया, आप स्पेसिफिकली बिहार स्टेट पर बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, आई गॉट दैट थिंग। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा नुपुर मैम को। ठीक है, वो बिहार स्टेट के सिलेबस वगैरह डिटेल में चर्चा कर लेंगी। ठीक है, यहाँ पर हम स्टेट के सिलेबस पे थोड़ा मैं डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, मैम स्टेट पेपर 1 में जो सोशल साइंस है, उसमें जो 100 नंबर का सब्जेक्ट बोला जाता है, तो उसका सब्जेक्ट वाइज मोटा मोटी वेटेज बता सकते हैं? वेटेज मतलब कि कैसा क्वेश्चन आएगा? कैसा नहीं मैम, मतलब ज्योग्राफी का कितना रहता है, हिस्ट्री का कितना, पॉलिटी कितना? देखिए, अगर एस्टेट क्वालिफाई करना है ना, इतना इतना मंथन करने की जरूरत ही नहीं है कि आप वेटेज देखो और सारा कुछ देखो। एक सिंपल फॉर्मूला है, आप प्रीवियस ना पीवाईक्यूज लीजिए। अगर आप पेपर 1 दे रहे हो, जैसा कि आप सोशल साइंस बोल रहे हो, तो पेपर 1 ही दे रहे होगे एस्टेट का। प्रीवियस ईयर का जी। आप देख लो, ठीक है, ढंग से। उतना ही सफिशियंट होगा, और बेसिक आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए 9 10 का, एनसीईआरटी का। ठीक है, इतना आप कर लो प्रीवियस ईयर, और वो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। इसके अलावा आप कोई तीसरा चीज देखो ही नहीं। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको याद कर लीजिए। लिटरली याद कर लीजिए, आपको ना 30 रिपीट टू होता है, 40 स्टेट क्वेश्चन वाले में रिपीट होता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस। हम्म। हाँ, तो वहां से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अपनी सेफ्टी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। नया कि पुराना मैम? नहीं नहीं, पुरानी वाली। जो पुरानी। अभी फिलहाल पुरानी वाली, अच्छा एस्टेट के लिए। जी। क्यूआईक्यू और मैम क्या बोले? सी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पुरानी वाली, क्लास 10 तक। ठीक है। ठीक है शिवाशीष। एंड पेपर में स्टेट वाले गवर्नमेंट ने ना, पेपर में क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हैं।
ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट Yes, वाले sir. में 30 क्वेश्चन to बहुत सारे रिपीट होते हैं। 40%. हाँ, तो पास्ट 5 ईयर का आप वो कर सकते हो, और पेपर पैटर्न भी उस तरह से चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये भी चीज़ है, तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो किसी और कैंडिडेट को कोई भी और डाउट क्वेरी? चलिए ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग रैप अप करेंगे, एंड कल के सेशन में हम लोग जॉब रेडी स्किल पर बात करेंगे। एंड जैसा कि टॉपिक उसने यस स्नेहा, यस प्लीज़। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्नेहा जी, बताइए। सर मैंने ना लेट ज्वाइन करा था, तो बस मुझे ये पूछना है कि अगर सीटेट की सेल्फ से प्रिपरेशन करनी हो तो कैसे करूं? अच्छा ठीक है, उस पर भी मैं आ जाऊँगा, ठीक है, ठीक है स्नेहा, ठीक है, मैं उस पर आता हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी का मैं ये चीज़ कह रहा था कि कल के सेशन में हम लोग जॉब रेडी स्किल वगैरह डिस्कस करेंगे। देखिए ये सेशन, वो सेशन वही लोग ज्वाइन करेंगे जो डे 1 पर भी मैं कह रहा था आप लोगों से कि मतलब जो प्रेजेंट में देखिए जैसे होता क्या है कि इट्स गुड कि यू आर एस्पायरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, इट्स गुड कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, लेकिन प्लीज़ हमको कुछ स्टैटिस्टिक्स और डेटा भी देखने होंगे कि कितने लोग प्रिपेयर करते हैं, कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। और लाइफ में बड़ा ज़रूरी है कि एक उम्र के बाद आप जल्द से जल्द जो दूसरा चॉइस है, दूसरे ऑप्शन है, या हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी जो विचारधारा है उससे वो बेहतर ऑप्शन हो, उस पर हम जल्द से जल्द स्विच करें, क्योंकि वहाँ पर भी ठीक ठाक आपको समय देना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। वहाँ पर भी आपको ठीक ठाक समय देना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्किल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ज़ीरो से सीखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप पहली बार सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो चेंजेस बाद में आते हैं, विद टाइम आते हैं। सिर्फ मेरे कह देने से आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे, वो धीरे धीरे अपने हैबिट में लाना पड़ेगा हमको वो चीज़। तो उन सब चीज़ों के लिए जॉब रेडी स्किल काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। और जैसा कि मैंने बताया उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह के रिगार्डिंग भी डिस्कशन है, एंड डे 9 पर हम लोग यूट्यूब टीचर वगैरह के रिगार्डिंग डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को दिमाग में रहता है टीचर एजुकेशन की फील्ड में कि हम भी कुछ ऐसा करें, हम भी कुछ ऐसा कंटेंट बनाएं, या कुछ ऐसी सारी चीज़ें रहें। तो कहाँ तक वो चीज़ें वायबल हैं और कहाँ तक उसमें हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो मेरी समझ है उन बातों पर मैं आपसे श्योरली शेयर करूँगा, एंड शेयर करेंगे। तो वी आर ओपन टू डिस्कशन कि आपका क्या ओपिनियन है उस बातों पर, ठीक है। तो जो नॉर्मल एकेडमिक पढ़ाई है हमारी, उससे हट कर वहाँ पर टोटल हमको डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर हम कोई बीएड सीटेट इन चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे। तो कल परसों का जो सेशन होगा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा नया अलग से ट्रायल देना चाहते हैं। अदरवाइज़ तो जो तमाम सारे सेशंस हैं, ये बीएड सीटेट और तमाम सारा चीज़ जो है वो आपको डेली बाइट्स के यूट्यूब वगैरह पर देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड आई गेस आरती, आप शायद जॉब रेडी स्किल लेवल 2 में थी शायद, आरती? यस सर। आपने वीडियो अच्छा बना के भेजा है, गुड, ग्रेट टू सी योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर। ठीक है, गुड। मुझे पता चला आपने 50 बार रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी उसको। हाँ सर, मैंने किया था सर, 50 टाइम्स किया था, उसके बाद एक वीडियो बनाया सर 2 मिनट का, वो भी। नहीं ठीक है, लगता है भाई, ठीक है। नूपुर मैम भी डेली बाइट से पहली बार वीडियो बना रही थी तो 25 बार उन्होंने रिकॉर्ड किया था उसको। क्यों नूपुर मैम? यस सर, कुछ अच्छा के लिए एफर्ट तो लगाना ही पड़ता है। ठीक है, 4-5 साल पहले की बात है, मैम थक गई थी उस चीज़ को करते करते, सब कुछ परफेक्ट था, थोड़ा सा हल्का सा नॉइज़ आ रहा था, इस वजह से बार बार मैं वो चीज़ को कह रहा था नहीं फिर से अपडेट करिए, फिर से अपडेट करिए। तो ठीक है आरती, इट्स गुड कि आपने 50 टाइम्स ट्राई दिया है, एंड बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड ग्रेट टू हियर। चलो आपको खुद के बारे में पता चला होगा, कितना सोचिए वॉइस और टंग ओपन हो गया होगा, डायलॉग रट गया होगा, ठीक है। तो इट्स गुड। हाँ सर। सर पहले मैं बोल नहीं पाती थी सर, आपने क्लासेस में भी नोटिस किया होगा कि मैं बहुत कम बोलती थी सर। नहीं लेकिन सर जब वीडियो रिकॉर्ड की तो सर थोड़ी हेजिटेशन कम हुई। नहीं ठीक है, गुड। सबसे बेस्ट चीज़ वही है, इट्स लाइक गुड टू टॉक टू कैमरा, एंड इट्स बेसिकली लाइक टॉकिंग टू योर सेल्फ, एंड गुड, अच्छा इंप्रूवमेंट है, गुड आरती, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो खैर ठीक है, वहाँ पर हम सब चीज़ें चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ आप करिए, और जो भी सारा प्रिपरेशन वगैरह उसके साथ हम लोग सारा कुछ चलेंगे और करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। किसी और को कुछ डाउट एंड क्वेरी होगा तो रुक जाइएगा, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। हाँ जी, स्नेहा क्या कह रही थी आप? थैंक यू एकता, थैंक यू। जी सर मैं पूछ रही थी, अगर मुझे सीटेट सोशल स्टडीज पेपर 2 के लिए सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना हो तो मैं कैसे, किस स्ट्रेटेजी में करूँ? ठीक है स्नेहा, देखिए स्नेहा, सबसे बेसिक चीज़ जो आप सीटेट का पेपर दे रही हैं, सबसे बेसिक चीज़ सीडीपी तो आना ही चाहिए। तो आप सीडीपी पढ़ते समय इस हिसाब से चीज़ों को प्रिपेयर करिए कि मिनिमम आउट ऑफ 30 आपका 25 से ऊपर बने, ठीक है। 25 से आपका ऊपर बन रहा है, इसका मतलब ये कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सीडीपी की है, ठीक है, पॉइंट 1।
पॉइंट 2, किसी बच्चे को पेपर 2 पास करना है ना, तो मुझे लगता है कि अगर आप सोशल साइंस की हैं तो आपका सोशल साइंस पर पकड़ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप उसमें एटलीस्ट आउट ऑफ 60 आप 40 क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि देखे होंगे आप सोशल साइंस का अगर आपने पेपर देखा होगा उसमें, तो कंटेंट एरिया से आपको ठीक ठाक हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यस सर। हाँ, वो कंटेंट वाला एरिया आपका कितना मजबूत है ये मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इन दैट केस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ सकती हैं 6 to 10 का, और अगर आपके पास समय कम है तो लूसेंट की बुक से भी आप प्रिपेयर करेंगे तो भी आपका 60 में 40 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर हिस्ट्री उसी तरह से रटा होना चाहिए आपको, पॉलिटी की उसी तरह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जियोग्राफी का कंटेंट एरिया आपको उसी तरह से पता होना चाहिए। वो 60 नंबर में आपको सब कुछ मिक्स देखने के लिए मिलेगा, तब ऐसा होगा कि आप मैनेज कर पाएंगी। क्योंकि अमूमन स्टूडेंट्स वहीं पर गड़बड़ी करते हैं। जो बच्चा नहीं मेक थ्रू कर पाता है लैंग्वेज में, तो चलो एक बार 2 बार आप देते हो, आपको समझ में आ जाता है, लेकिन वो 60 नंबर वाला जो सेक्शन होता है, जब उसमें बच्चा 18 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर पाता है, तभी वो सेल्फ नहीं कर पाता, तभी ये दिक्कत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो तब आप करेंगे तो कुछ बदलाव हो पाएगा। सर एनसीईआरटी 8 तक की करनी है कि 10 तक? 10 तक करिए, ठीक है। और इकोनॉमिक्स भी करनी है? यस, बेसिक तो आना ही चाहिए, ठीक है। ठीक है नुपुर मैम, आपको कुछ एक सेकंड नुपुर मैम, आई थिंक कुछ आपको और ऐड करना होगा तो प्लीज़ डू द नीडफुल, ठीक है। 6 to 10 का तक तो करिए भाई स्नेहा। ओके, स्नेहा रिपोर्ट करना है। जी जी, स्नेहा गुप्ता का नाम। स्नेहा, बेसिकली आप फोकस करिए 6 to 8 की एनसीईआरटी सोशल स्टडीज की, ठीक है। और 9-10 अपने थोड़ा नॉलेज इनहेंस करने के लिए कर लीजिए, लेकिन आपको जो मेजर क्वेश्चन 1 लाइनर के फॉर्म में दिखेगा या फिर एनालिटिकल फॉर्म में दिखेगा, वो 6 to 8 ही दिखेगा, ठीक है। और क्योंकि आप लोग को ये बुरी खबर कहिए या नहीं, आप लोग को पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी लेटेस्ट नई वाली भी आ गई है, तो आप लोग को जो कंबाइंड वाली, यस, तो अभी जो सीटेट देंगे वो पुरानी वाली एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे और नई वाली भी पढ़ेंगे, बिकॉज पूरी प्रोबेबिलिटी है कि पुराने वाले से भी क्वेश्चन आए और नए वाले से भी क्वेश्चन आए। तो आप लोग का टास्क और ज्यादा बढ़ गया है, तो आप दोनों में 6 to 8 का पढ़िए, ठीक है। ये सोशल स्टडीज के लिए हो गया। बाकी सीडीपी के लिए सर ने जो बताया वही ठीक है। सर सीडीपी मतलब जो टॉपिक्स रहेंगे वही करती रहूंगी और बस यूट्यूब उतना पे जो बहुत है, रहेगा। उतना करते जाइए, पीवाईक्यू सॉल्व करते जाइए। यस सर, वो मैं ना आपकी वेबसाइट पे देखी थी यही सीटेट पेपर 2 का, तो मतलब बस वही कोर्स ले लूं, उसमें नोट्स एंड पीवाईक्यूज हैं एंड मॉक्स। नुपुर उसमें क्या क्या है? यस स्नेहा, क्या क्या है बताइए, जरा रिपीट करिए। नोट्स हैंगे, मॉक टेस्ट है एंड पीवाईक्यूज है। देखिए एक बार आप चेक कर लीजिएगा, नोट्स होंगे, ठीक है, और पीवाईक्यूज आपको पूरे ही मिल जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2 का आई गेस दोनों ही होगा। एक बार इसे मुझे चेक करना होगा। स्नेहा, आई गेस आप व्हाट्सएप से भी मेरे से कनेक्टेड हो? यस मैम। तो आप ना एक बार मैं मैम को आपसे मैसेज कर बाद में लीजिए। इसके रिगार्डिंग एक बार बात कर लूंगी, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। अक्षिता, देन वेलकम टू निकिता। तो सर मैं ऑडिबल? यस यस अक्षिता, यस प्लीज। हाँ सर वो एस्टेट के बारे में बात हो रही थी, तो एक ऐसे ही डाउट आ गया दिमाग में। बिहार स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, सर वहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? मतलब हिंदी रहता है मैंने सुना है, तो कहीं इंग्लिश मिक्स करके भी पढ़ाते हैं, टेक्स्ट बुक सारे हिंदी में होते हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी हिंदी में लिखवाने वो होते हैं बिहार बच्चों सरकार को? की गवर्नमेंट टीचर ही, उन्हीं से पूछिए। जी मैम, आप बता दीजिए। हाँ श्योर। ये अक्षिता, आप किस स्टेट के रिगार्डिंग पूछ रही हैं? जी बिहार जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, एसटेट क्लियर करने के बाद फिर बीपीएससी क्लियर करने के बाद जब आप टीचर बनते हैं बिहार में, तो वहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्योर हिंदी है? ये पूछना था। क्योंकि ऐसा नहीं है, आपके ऊपर है। आप जब जाओगे तो आप स्कूल की कंडीशन देखकर समझकर उसके अकॉर्डिंग ही काम करोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपका ऐसा रिमोट एरिया में दे दिया जाए जहाँ पे एक्चुअली में हिंदी भी आप शुद्ध बोलो तो सामने बच्चे ना समझ पाए, तो आप उस हिसाब से डिसीजन लोगे। आपको कुछ ऐसे भी स्कूल दिखेंगे जहाँ पे आप पैरेलली दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश बेसिकली इंग्लिश में भी पढ़ाओगे तो समझ जाएगा। हाँ, लेकिन आप प्योर इंग्लिश में आपको कुछ स्कूल ही देखने को मिलेंगे
बुक एनसीईआरटी की ही रहेगी लेकिन हिंदी में रहेगी। अच्छा, हिंदी वाली जो ट्रांसलेशन वाली एनसीईआरटी होती है, समझ गया मैम। ओके, थैंक यू मैम। हाँ यस निकिता। सर जैसे कि मेरा साइंस से है, तो उसमें साइंस का जो सिलेबस है लाइक उसमें फूड वगैरह ये सब है। तो मतलब 6 to 10 सारी बुक पूरा बुक पढ़ना है, या जो जो सिलेबस में है लाइक फूड हो गया, फोर्स हो गया, ये सब कुछ पढ़ना है? 6 to 8 ही पढ़िए निकिता। मैम लाइक जो सिलेबस में है वही पढ़ना होगा सिर्फ ना, पूरी बुक मतलब अ, ये आप सीटेट वैसे की तो पूरी रिगार्डिंग बुक बोल पढ़ने रहे में हो तो कोई ना? इतना दिक्कत नहीं। सीटेट का ही पूछ रही है ना अच्छा। निकिता, सीटेट का ही पूछ रही हो ना? हाँ जी मैम। सीटेट ही पूछ रही है मैम। हाँ सीटेट। हाँ ओके, जी मैम। सीटेट का पूछ रही हाँ है तो आप जी 6 मैम, to जैसे 8 मेरा ही पढ़। हाँ जी मैम, जैसे साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा बायो से है, हम लोगों का मैथ्स भी आएगा साइंस वालों का। तो वही मैथ्स में थोड़ा सा दिक्कत है, तो वो 8 लेवल तक का ही आएगा ना, और जो सिलेबस में लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही आएगा। देखिए एक चीज क्लियर आप लोग सब लोग समझ लीजिए, पेपर 2 की जब बात कर रहे हैं तो आप 6 to 8 के टीचर बन रहे हो, आपको 6 to 8 का ही पूछेगा, चाहे मैथ्स पूछे, चाहे साइंस पूछे, या फिर कोई सोशल साइंस बैकग्राउंड का है तो सोशल साइंस भी, ठीक है, 6 to 8 तक ही रहेगा। और 6 to ओके 8 का मैम। और जैसे जी निकिता। सर जैसे उसमें लाइक HCF LCM ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है सिलेबस में वही आएगा ना 6 to 8 लेवल में? ये एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा 6 to 8 का? ये आप कहाँ पे सिलेबस देख रहे हो, कहाँ लिखा हुआ देखा आपने? मैम मैंने वैसे चैट जीपीटी पे देखा है हे अभी, प्रभु। एकदम वो। ओके। अरे ऑफिशियल सिलेबस आप जाके एक उठाइए, काम, चैट जीपीटी पे देखा है हमने, तो चैट जीपीटी से आगे पूछ ली होती। एग्जैक्टली क्योंकि सीटेट ने क्लियर आई गेस टॉपिक्स मेंशन कहीं नहीं कर रखा है सिलेबस का, इसलिए मैंने वही, पूछा। यही आप मैं भी सोचा हूँ निकिता कहाँ सिर्फ 6 एचसीएफ to एंड 8 का, एलसीएम उसने डिसाइड कर लिया कि कैसे जो है। आप 6 to 8 का एनसीईआरटी का प्रॉपर बुक डाउनलोड करिए, उसमें जो टॉपिक्स है, अगर आपको टॉपिक्स चाहिए तो आप खुद से नोट डाउन करिए, खुद से एफर्ट लगाइए, ठीक है, और देन उसको पढ़िए और टॉपिक और को। और 6 to 8 तक तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि लेवल आप 9-10 लेवल तक का रखिए, क्वेश्चन का बहुत सारा लेवल ऊपर रहता है। सेम एचसीएफ एंड एलसीएम जो है आपको 9-10 में मिल जाएगा, 6-8 में भी मिल जाएगा, ठीक है, तो मुझे ऐसा ये लगता है। सब ये सर वही। हाँ थोड़ा सा लेवल आप ऊपर रखिए तो बेहतर है, लेकिन 6 to 8 तो करना ही करना है, वो तो करना ही, जो मैम कह रही है तो सही है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन मतलब वो तो करना ही, 9-10 भी बेसिकली प्रिपेयर 6 रखिए, to 8 बहुत ना, हम्म बेसिकली 6 to 8 टॉपिक डिसाइड करने के लिए, अब जैसे आप देखोगे फॉर एग्जांपल एक जैसे सर कह रहे हैं एकदम करेक्ट कह रहे हैं, आप 6 to 8 में आप देखोगे क्लास 6 में हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ डेटा नहीं दे रखा है, उतना पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ आपको टॉपिक बता दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन, अब आपको पूछ सकता है क्लास 9-10 के लेवल पे कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं सर कि 9-10 भी पढ़िए। ओके मैम। ठीक है, पहले प्रायोरिटी पर 6-8 ही रखिए, लेकिन मतलब लेवल थोड़ा सा रखो ऊपर, ठीक ना? हाँ ठीक है, आई होप किसी और कोई डाउट एंड क्वेरी नहीं है, ठीक है, आप सब लीव ले लीजिए, थैंक यू।